हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर माइनर पेपर 6 हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जितना भी यूनिट आपके सिलेबस में दिया गया है, 5 यूनिट दिया गया है, तो पाँचों यूनिट से जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी टॉपिक है आपका, वो पूरा आज के इस क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा, सारा कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बाकी आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है। एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से सुन लेना है, याद कर लेना है, बस इतना काफ़ी है आप सभी के लिए। थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है नेपोलियन बोनापार्ट से ही। तो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और पतन का कारण आपको बताना है। तो ध्यान से कहानी सुनिए, यहाँ पे जो भी लिखा गया आपको रीड कर लेना है। तो फ्रांस में एक समय बहुत बड़ा बदलाव आया था, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। तो इस क्रांति के बाद वहाँ सब कुछ उलझा हुआ था। सरकार कमज़ोर हो चुकी थी, पैसा कम था और लोग परेशान थे। तो ऐसे समय में लोगों को एक ऐसा नेता की ज़रूरत थी जो देश को संभाल सके। तो इस समय एक युवा सैनिक उभर करके सामने आया, जो था नेपोलियन बोनापार्ट। तो वो बहुत ही होशियार, बहादुर और शानदार रणनीति बनाने वाला था। उसने कई युद्ध जीते, जिससे लोग उसे हीरो मानने लग गए थे। तो वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ती गई और 1799 में उसने सत्ता अपने हाथ में ले लिया। 1799 में, ये याद रखना है आपको। बाद में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट भी घोषित कर दिया था। फिर क्या होता है कि अब नेपोलियन सिर्फ युद्ध ही नहीं करता था, उसने देश के अंदर भी कई अच्छे काम किए हैं। मतलब युद्ध के साथ साथ बहुत अच्छा काम भी किया है। जैसे कानून को आसान बनाया, नेपोलियन कोड ला करके कानून को आसान बनाया, शिक्षा सुधारी, प्रशासन मजबूत किया। तो इससे आम जनता भी उससे खुश हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो अब हम जानेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ। तो अब क्या होता है कि अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि नेपोलियन को अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा हो गया था। तो उसने सोचा कि वह पूरे यूरोप को जीत सकता है। तो यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हो चुकी थी। तो उसने एक के बाद एक कई देश से युद्ध शुरू कर दिए। शुरू में वह जीतता गया, लेकिन धीरे धीरे समस्या बढ़ने लग गई थी। तो आपको याद रखना है पॉइंट वाइज कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। तो उसकी सबसे बड़ी और पहला गलती था उसका, रूस पर हमला करता है 1812 में। रूस पर हमला करता है 1812 में। तो रूस बहुत ही ज़्यादा ठंडा देश था। नेपोलियन की सेना वहाँ की ठंड और लंबी दूरी को सह नहीं पाई। भूख, ठंड और बीमारी से उसकी सेना लगभग ख़त्म हो चुकी थी। तो ये पहली गलती थी कि वो रूस पे हमला किया। दूसरी गलती उसकी क्या थी? दूसरी गलती थी इंग्लैंड के खिलाफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो ये दूसरा गलती था। इसका मतलब है कि उसने कोशिश की कि कोई भी देश इंग्लैंड में व्यापार न करे, लेकिन ये योजना भी फेल हो चुका था। तीसरा गलती, अब हम आगे पढ़ेंगे कि अब यूरोप के बाकी देश समझ गए कि अगर नेपोलियन को नहीं रोका गया तो वो सबको जीत लेगा, इसीलिए सब मिलकर के उसके खिलाफ हो गए। और अंत में क्या हुआ कि 1815 में वाटरलू का युद्ध शुरू हो चुका था। तो इस युद्ध में नेपोलियन हार गया और यही उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी थी। तो 1815 में वाटरलू हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। तो अब आपको आसान तरीके से, आसान वर्ड में हम आपको एक चीज़ समझाते हैं कि उदय क्यों हुआ। तो फ्रांस में अव्यवस्था थी, इस वजह से इसका उदय हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का। लोग मजबूत नेता चाहते थे। नेपोलियन बहुत अच्छा सैनिक भी था। अब पतन का क्या कारण था? पतन का कारण था कि ज़रूरत से ज़्यादा ही लालच और विस्तार करते चला गया। उसको अपने आप पे ही बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था और रूस पर हमला करके गलती करता है और बाकी देश का एकजुट होना, और वाटरलू में हार गया। तो इसके वजह से इसका पतन हो गया था। ये आपको याद रखना है। अब अगला टॉपिक है वेना कांग्रेस और उसका महत्व। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेना कांग्रेस क्या थी और इसकी महत्व क्या है। तो ये आपको बताना है। तो ध्यान से इसका भी कहानी सुनिए कि वेना कांग्रेस जो कि 1815 में हुआ था।
नेपोलियन की हार के बाद पूरे यूरोप में एक सवाल खड़ा हो गया था कि अब आगे क्या होगा। ये सवाल सबके मन में आ रहा था। तो लगभग पूरे यूरोप में युद्ध हो चुके थे, सीमाएं बदल चुकी थी और हर देश डर रहा था कहीं फिर से कोई नया नेपोलियन न आ जाए। तो ये बात से डर रहा था। इसीलिए 1815 में यूरोप के बड़े बड़े देश, जो कि था ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसिया था, तो एक जगह इकट्ठा हुए। ये सब क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। और यह जगह थी वेना, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी, जिसको वेना कहा जाता है। सभी लोग कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो इस जगह पे इकट्ठा होते हैं, जिसको ये क्या है, ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी। तो इसी बैठक को हम कहते हैं वेना कांग्रेस। तो सब लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा, ये सभी लोग जो हैं ये सब एक जगह बैठते हैं और एक जगह बैठ करके मीटिंग करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं वेना कांग्रेस। तो अब हम जानेंगे कि उसका मकसद क्या था। ये लोग आपस में बैठ करके वेना कांग्रेस में क्यों मीटिंग कर रहे थे, तो इनका मकसद क्या था। तो इन देशों ने बैठ करके सोचा कि अब हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे यूरोप में शांति बनी रहे, कोई एक देश बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली न बन जाए और पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित हो जाए। तो ये सोच लेकर के वो बैठते हैं आपस में और क्या करते हैं, प्लान करते हैं सिस्टम बनाने का कि हम ऐसा ऐसा सिस्टम बनाएंगे। तो उन्होंने क्या फैसले लिए, तो ये सब लोग बैठ कर के फैसले क्या लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ नेपोलियन ने राजाओं को हटाया था वहाँ फिर से पुराने राजा बैठाए जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है रीस्टोरेशन, यानी जिसको जिसको हटाया गया था उसको वापस से बैठा देना है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि अपनाई गई थी एक नई सोच, जिसको कहा जाता है शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि कोई भी देश इतना मजबूत न हो कि बाकी सबको हरा दे। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको। तीसरा आपको याद रखना है याद उन्होंने फ्रांस को चारों तरफ से मजबूत देशों से घेर दिया ताकि वो फिर से खतरा न बने। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब अगला सवाल पूछा जाता है कि इसका आखिर असर क्या हुआ। तो सबसे बड़ी बात, लगभग 40 साल तक यूरोप में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, यानी उन्होंने शांति बनाए रखने में काफ़ी हद तक सफलता पाई। तो देश के बीच संतुलन बना रहा, कोई भी देश बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाया था इसकी वजह से। लेकिन एक समस्या भी हुई। क्या हुई, तो वो हुआ कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को नज़रअंदाज किया। लोग आज़ादी और राष्ट्रवाद चाहते थे लेकिन उन्हें दबा दिया गया था। तो यही दबाव आगे चल करके 1830 और 1848 की क्रांतियों का कारण बन चुका। शॉर्ट में एक एक लाइन में हम आपको समझा देते हैं रिवीजन के लिए। वीना कांग्रेस क्या था, तो नेपोलियन के बाद यूरोप के देशों की एक बड़ी मीटिंग, जहाँ पे सभी लोग बैठ कर के मीटिंग करते थे, उसको वीना कांग्रेस कहा जाता है। ये क्यों हुई थी, तो शांति और संतुलन बनाने रखने के लिए सभी लोग बैठ कर के सिस्टम बनाते हैं, तो इसीलिए इसको किया गया था, ये मीटिंग हुआ था। तो इसमें क्या क्या किया गया कि पुराने राजाओं को वापस से बैठा दिया गया था उनके गद्दी पर और शक्ति संतुलन बनाया गया था। तो ये सब करने के बाद इसका क्या परिणाम हुआ था कि 40 साल तक देश में शांति रहा, कोई युद्ध नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्रांतियाँ भी हुई थी, जो कि था 1830 का और 1848। अब हम पढ़ेंगे 1830 की क्रांति के कारण और परिणाम जो कि हुआ था। तो अब ध्यान से सुनना है कि नेपोलियन के हार के बाद यूरोप में फिर से पुराने राजा आ गए थे, यानी वीना कांग्रेस के कारण पुराने राजाओं को क्या किया गया था, बैठा दिया गया था। तो फ्रांस में भी एक राजा बना जिसका नाम था चार्ल्स, यहाँ पे नाम लिखा गया है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा गया है चार्ल्स 10, ये नाम था इसका। लेकिन समस्या यह थी कि लोग अब बदल चुके थे, वे आज़ादी और अधिकार चाहते थे, पर चार्ल्स जो 10 थे वो बिल्कुल उल्टा कर रहा था। वो क्या करते थे कि उनकी क्या गलतियाँ थी वो भी आपको याद कर लेना है। तो चार्ल्स 10 ने क्या क्या गलती की, तो उसने प्रेस की स्वतंत्रता ख़त्म कर दी, मतलब लोग खुल करके अपनी बात नहीं कह सकते थे, ये उसकी पहली गलती थी। दूसरी गलती वो क्या करता है कि उसने संसद को भंग कर दिया, यानी जनता की आवाज़ को ही दबा दिया। दूसरा पॉइंट,
तीसरा गलती क्या था कि उसने चुनाव प्रणाली ही बदल दी, तो ताकि सिर्फ अमीर और उसके समर्थक ही जीत पाए। चौथा पॉइंट आपको, एक मिनट, चौथा पॉइंट आपको याद कर लेना है कि ऊपर से बिना कांग्रेस के बाद जो दमनकारी व्यवस्था थी उससे लोग पहले ही परेशान थे, लेकिन ये इतना सब कुछ करता है और उसके बाद भी दमनकारी व्यवस्था की वजह से लोग पहले से ही परेशान थे। और सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि राष्ट्रवाद और उदारवाद की भावना भी बढ़ रही थी। लोग अब राजा की मनमानी नहीं सहना चाहते थे। तो ये सब गलती करता है, कौन करता है? तो वो करते हैं चार्ल्स दसम, ये सब गलती करते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि इन सब कारणों से जनता गुस्सा में आ गई। 1830 में फ्रांस की सड़कों पर लोग उतर गए, विरोध करना शुरू कर दिए सभी लोग, और ये आंदोलन धीरे धीरे क्रांति में बदल गया था। तो इसका परिणाम क्या हुआ ये भी आपको जानना है। तो इसका सबसे बड़े परिणाम हुआ कि चार्ल्स 10वें को गद्दी छोड़नी पड़ी। वो गद्दी छोड़ करके भाग गया था, तो उसकी जगह आया लुईस फिलिप। तो लुईस फिलिप आता है उसकी जगह पे, जिसे संवैधानिक राजा बनाया गया। मतलब अब राजा की शक्ति सीमित कर दी गई थी। तो ये क्रांति सिर्फ फ्रांस तक नहीं रुकी, इसका असर दूसरे देशों में भी हुआ। बेल्जियम ने स्वतंत्रता हासिल की और पोलैंड और अन्य जगहों पर भी विरोध शुरू हो चुका था। इससे एक बड़ा संदेश गया कि अब जनता निरंकुश शासन को स्वीकार नहीं करेगी। और एक और चीज तेज हुई, वो था राष्ट्रवाद, यानी नेशनलिज्म भी उभर करके आ रहा था। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया। तो अब ध्यान से 1848 की क्रांति के बारे में आपको सुनना है। तो 1830 की क्रांति के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें आज़ादी और अधिकार मिलेगा, लेकिन कुछ साल बाद भी उनकी हालत में ज़्यादा बदलाव नहीं आया। गरीबी वैसे का वैसा ही था, बेरोजगारी भी बढ़ रहा था, खाना भी महंगा हो गया था। तो अब जनता को आ रहा था गुस्सा, जनता का गुस्सा बढ़ने लग गया था। तो आखिर क्यों हुआ 1848 की क्रांति, कौन कौन कारण की वजह से हुआ, ये भी आपको पॉइंट वाइज याद कर लेना है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला कारण क्या था? सबसे पहला कारण था आर्थिक संकट। यानी इसमें क्या हुआ कि फसलें खराब हो गई थी, खाने के लिए कुछ था नहीं, खाने की कमी हो गई थी, महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। दूसरा कारण था बेरोजगारी, मतलब कारखाने थे लेकिन सबको काम नहीं मिल रहा था। तीसरा कारण था मध्यम वर्ग और मजदूर दोनों ही अपने अधिकार चाहते थे, वोट देने का अधिकार चाहते थे और सरकार में भागीदारी चाहते थे। चौथा पॉइंट आपको याद कर लेना है, राष्ट्रवाद और उदारवाद। मतलब लोग चाहते थे कि उनका अपना देश हो और उन्हें आज़ादी भी मिले। तो राष्ट्रवाद और उदारवाद भी बढ़ रहा था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? तो 1848 में अचानक ये गुस्सा कई देश में फूट पड़ा। कौन कौन से देश में फूट पड़ा? वो था फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्रांतियों का वर्ष, यानी ईयर ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाता है इसको। तो क्रांतियों का वर्ष इसीलिए इसको कहा जाता है। तो लोग सड़कों पर उतर गए, राजाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने लग गए थे। तो इसका क्या परिणाम हुआ? तो कुछ जगह पर जनता जीत गई, राजाओं को सत्ता छोड़नी पड़ी और संविधान लागू किया गया। लेकिन कई जगह पर क्रांति फेल हो गई थी। राजा वापस ताकतवर हो गया और पुरानी व्यवस्था फिर से आ गई थी। फिर भी इसका असर बहुत बड़ा था। तो लोगों में यह विश्वास आया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, जिससे आगे चल करके जर्मनी और इटली का एकीकरण भी हुआ। तो लोकतंत्र की नींव पड़ी। तो ये भी हुआ था कि धीरे धीरे यूरोप में लोकतांत्रिक सरकार बनने लग गई थी। तो आई होप आपको ये पूरा याद है। तो अब हम जानेंगे नेपोलियन कोड के बारे में। मतलब नेपोलियनिक कोड क्या था ये अब आप जानेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि फ्रांस में एक समय ऐसा था जब हर इलाके में अलग अलग कानून चलते थे। एक जगह का नियम दूसरे जगह से अलग होता था। तो इससे क्या होता था कि लोगों को न्याय पाना मुश्किल हो जाता था और सिस्टम बहुत उलझा हुआ भी था।
तो अब जब नेपोलियन सत्ता में आया तो उसने सोचा कि देश को मजबूत बनाना है तो कानून भी एक जैसा होना चाहिए। तो फिर क्या किया नेपोलियन ने कि 1804 में उसने एक नया कानून बनाया जिसे कहा गया नेपोलियनिक कोड। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि पूरे फ्रांस में एक समान और साफ सुथरा कानून लागू करना है। तो इस कोड की क्या खासियत थी? इस कोड का क्या खास बात था इस कोड में? तो ये क्या था कि सबके लिए कानून बराबर था, यानी अब कोई अमीर गरीब हो या फिर ऊंच नीच के आधार पर अलग अलग कानून नहीं था, सबके लिए सेम ही कानून था। तो संपत्ति का अधिकार भी इस नेपोलियन कोड के द्वारा दिया गया था। तो पॉइंट नंबर 2 याद कर लेना है, संपत्ति का अधिकार मतलब लोग अपनी संपत्ति के मालिक बन सके। तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता भी थी, यानी हर व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता था। चौथा पॉइंट, सामंती विशेषाधिकार खत्म हुआ, यानी पहले कुछ खास लोग जैसे कि जमींदार राजा को ज़्यादा अधिकार मिलता था, तो अब ये सब खत्म कर दिया गया था। नेपोलियनिक कोड में ये सब हुआ। तो इसका क्या असर हुआ था? तो ये क्या है कि ये कानून सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, नेपोलियन जहाँ जहाँ जाता वहाँ भी इसे लागू किया। तो इससे पूरे यूरोप में समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना फैलने लग गई थी। तो लोग समझने लगे कि उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें एक कमी भी था, इस कोड में एक कमी क्या था कि इस कोड में महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिया गया था, यानी पूरी तरह से समानता नहीं थी। तो यही इस कोड में बस एक कमी था, बाकी आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब अगला टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेना कांग्रेस की नीतियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि बार बार कमेंट कर रहे हैं हिस्ट्री का क्लास के लिए। तो आई नो कि काफ़ी लेट हो चुका है, आप सभी का एग्ज़ाम है कल, तो वेदर कंडीशन इधर का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बारिश भी हो रहा है, तो जिस वजह से लेट हो रहा है। अभी हम आप ही का क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आई नो कि आप सभी काफ़ी वेट कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि लाइव क्लास ही ले लिया जाए हिस्ट्री का, ताकि बच्चे आराम से क्या कर पाए कि समझ भी पाए, अच्छे तरीके से कनेक्ट भी हो पाए। लेकिन वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से ही, बारिश होने की वजह से ही लाइव क्लास नहीं लिया गया है, वरना हम लाइव क्लास सुबह में ही ले लेते, रिकॉर्ड करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो चलिए हम आगे का ये कहानी आपको सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए कि नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के बड़े बड़े देश बहुत डर गए थे। उन्हें लगा कि अगर फिर से कोई ताकतवर नेता आ गया तो पूरा यूरोप फिर युद्ध में डूब जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे शांति बनी रहेगी। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया? तो वो प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि पुराने राजाओं को फिर से गद्दी पर बैठाया जाए। तो इसे कहते हैं पुरानी व्यवस्था की बहाली, यानी रीस्टोरेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर उन्होंने अपनाई एक और नीति जिसको कहा जाता है शक्ति संतुलन, यानी बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी देश इतना ताकतवर न बने कि बाकी सबको हरा दे, तो इसी को बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं। तो इसके लिए उन्होंने फ्रांस के चारों ओर मजबूत देशों को खड़ा कर दिया ताकि फ्रांस फिर से खतरा न बने। तो शुरुआत में क्या हुआ कि कुछ समय के लिए यूरोप में शांति बनी रही, बड़े बड़े युद्ध रुक गए, देशों के बीच संतुलन बना रहा। तो इसीलिए शुरुआत में यह योजना सफल लग रही थी, लेकिन इसमें कुछ असली समस्या भी थी। तो कुछ समस्या भी इसमें आया था। तो अब कहानी में आता है ट्विस्ट कि इन नेताओं ने सिर्फ राजाओं के बारे में सोचा, जनता की इच्छा को नज़रअंदाज कर दिया गया था। क्योंकि लोग क्या चाहते थे? लोग चाहते थे आज़ादी, लोकतंत्र, अपना राष्ट्र चाहते थे, लेकिन उन्हें ये सब नहीं मिला। तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लग गया था, धीरे धीरे असंतोष फैल गया, और यही गुस्सा आगे चल करके 1830 की क्रांति लाता है और 1848 का क्रांति आता है इसी के वजह से। तो एक और बात कि इस कांग्रेस में सिर्फ बड़े देश ही शामिल थे, छोटे देश की कोई आवाज़ नहीं थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी क्लास लेंगे। तो 6 सेमेस्टर में हम पूरा कोशिश करेंगे कि शुरू से ही सारा क्लास आपको यूनिट वाइज करवा दिया जाए, क्योंकि इस बार बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हुआ है। और ऊपर से क्या है कि आप लोग क्या करते हैं कि शुरू में पढ़ते ही नहीं है, लास्ट में आकर के एग्ज़ाम के 10 दिन 5 दिन पहले आकर के कमेंट करते मैम ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ाई। इतना जल्दी हम कैसे सारा सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे? तो आप लोग को शुरू में ही कमेंट कर देना है कि मैम ये क्लास का सब्जेक्ट है, ये मेरा ये मेजर है, मेरा
ये माइनर है। तो इससे तो क्या होगा कि हम शुरू में ही क्लास करवा देंगे, पूरा क्लास कंप्लीट रहेगा ऑलरेडी, तो आप लोग को लेट इतना नहीं देखना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक से पूछा गया है 1848 की क्रांति। इसके बारे में तो हम आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, तो आपको क्या कर लेना है कि रीड कर लेना है, समझ में आपको आ जाएगा। तो राष्ट्रवाद के विकास में क्रांतियों की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में 1830 और 1848 की क्रांतियों की भूमिका के बारे में आपको बताना है। इसमें क्या क्या लिखना है आपको यहाँ पे दिया गया है, बाकी हम आपको आगे समझाते हैं। तो ध्यान से कहानी सुनिए कि वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में पुराने राजा फिर से सत्ता में आ गए थे। तो वियना कांग्रेस की वजह से ही ये लोग सत्ता में आ गए थे। तो लेकिन एक नई सोच लोगों के मन में जन्म ले चुकी थी। तो वो क्या था? वो था कि हम एक राष्ट्र हैं और हमें आज़ादी चाहिए। मतलब ये सोच को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है राष्ट्रवाद। मतलब उनको एक राष्ट्र चाहिए था और आज़ादी चाहिए था। तो अब हम देखते हैं कि 1830 और 1848 की क्रांतियों ने इसे कैसे मजबूत किया। तो पहला चरण जो कि आपको याद रखना है 1830 की क्रांति के बारे में। तो 1830 में फ्रांस में जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। तो इस क्रांति ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। क्या संदेश देता है? तो ये देता है कि जनता चाहे तो राजा को हटा सकती है। तो ये संदेश देता है ये 1830 की क्रांति। तो इसका असर दूसरा देश पर भी देखने को मिला था। बेल्जियम ने खुद को नीदरलैंड से अलग करके स्वतंत्र देश बना लिया और अन्य जगह पर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी। तो इससे लोगों के अंदर ये भावना आई कि हम भी अपना अलग राष्ट्र बना सकते हैं। दूसरा चरण याद रखना है 1848 की क्रांति के बारे में। तो अब क्या हुआ कि अब 1848 में ये आंदोलन और बड़ा हो चुका था। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, लगभग पूरे यूरोप में क्रांति फैल गई थी। तो लोग मांग कर रहे थे, किस चीज़ की मांग कर रहे थे? तो राष्ट्रीय एकता की मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग, लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। तो पहली बार इतने बड़े स्तर पर लोगों ने एक राष्ट्र, एक सरकार की बात की। तो ये जो 1830 का क्रांति है और 1848 का क्रांति है, ये भले ही पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा असर डालता है। तो सच है कि कई जगह पर ये क्रांति असफल हो गई थी, राजा फिर से ताकतवर हो गया था, लेकिन इनका असली असर लंबे समय में दिखा। तो सबसे पहला पॉइंट याद कर लेना है आपको कि लोगों में क्या हुआ कि आत्मविश्वास आया था, इसकी वजह से कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास लोगों में आया इन क्रांतियों की वजह से ही। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। मतलब लोग अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को लेकर के जागरूक हुए। तीसरा पॉइंट कि आगे चल कर के यही भावना बनी। मतलब जर्मनी और इटली के एकीकरण का आधार भी यहीं से शुरू होता है। तो आई होप आपको ये याद कर लेना है अच्छे तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बिस्मार्क से पूछा गया कि बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करना है आपको। तो ध्यान से इसका भी कहानी सुनिए कि एक समय की बात है कि आज का जर्मनी जैसा एक देश नहीं था। वह कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो हर राज्य का अपना राजा, अपनी सेना और अपनी नीति भी थी। तो अब सवाल आता है कि इन सबको एक देश कैसे बनाया गया। तो कहानी सुनना है आपको। कहानी का हीरो कौन था? कहानी का हीरो था बिस्मार्क। तो यहाँ एंट्री होती है ऑटोमन बिस्मार्क की। वह प्रशिया का प्रधानमंत्री था। ये क्या था? ये प्रशिया का प्रधानमंत्री था। वह बहुत चतुर और सख्त नेता भी था। तो उसने कहा कि जर्मनी का एकीकरण भाषण से नहीं बल्कि रक्त और लोहे से होगा, यानी युद्ध और ताकत से होगा जर्मनी का एकीकरण। तो बिस्मार्क की क्या योजना थी, क्या रणनीति थी उसकी, ये भी आपको जानना है। तो अब बिस्मार्क ने एक प्लान बनाया कि 3 युद्ध लड़ करके जर्मनी को एक करना है। तो पहला कौन सा युद्ध था? तो पहला युद्ध था आपका डेनमार्क के खिलाफ, जो कि 1864 में हुआ था। 1864 में हुआ, यानी बिस्मार्क ने डेनमार्क पर हमला किया और क्या होता है कि जिससे क्या हुआ कि ये जगह और ये जगह पर नियंत्रण पाया गया था। तो इससे जर्मनी राज्यों में एकता की शुरुआत हुई थी। तो दूसरा कौन सा युद्ध हुआ? दूसरा युद्ध हुआ आपका 1866 में हुआ। तो ये अब सबसे बड़ा दुश्मन था ऑस्ट्रिया। पहला क्या था? पहला आपका डेनमार्क पे किया गया, दूसरा ऑस्ट्रिया के खिलाफ किया गया।
तो ऑस्ट्रिया पे भी किया गया था हमला, यहाँ पे भी युद्ध हुआ, तो बिस्मार्क ने उसे हरा दिया था। तो इसका क्या परिणाम हुआ कि ऑस्ट्रिया को जर्मनी मामलों से बाहर कर दिया गया और प्रशिया सबसे ताकतवर बन चुका था। तीसरा युद्ध होता है 1870 से लेकर के 71 में होता है। तो बिस्मार्क ने चतुराई से फ्रांस को युद्ध के लिए उकसाया और सभी जर्मनी राज्य एक साथ आए और फ्रांस को हरा दिया। तो यही था असली टर्निंग पॉइंट। तो अब हम जानेंगे कि इसका अंत क्या हुआ। तो अंत में क्या हुआ कि 1871 में सभी जर्मनी राज्य मिलकर के एक राष्ट्र बन गए थे जिसको कहा जाता है जर्मनी। तो प्रशिया के राजा विल्हेम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया और बिस्मार्क बन गया था जर्मनी का निर्माता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिस्मार्क क्या बना, तो वो बन गया था जर्मनी का निर्माता। अगला सवाल भी पूछा गया है जर्मनी के एकीकरण के बारे में ही, जो कि हम आपको अच्छे तरीके से अभी समझाए हैं। तो इसकी क्या पॉलिसी थी, क्या तो अब वो योजना बना रहा था, तो ये इसके बारे में आपको इसमें जानना है, तो वो आप रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में अब आपको पढ़ना है। तो एक समय की बात है, आज का इटली एक देश नहीं था, बल्कि वह कई छोटे छोटे राज्य में पहले बटा हुआ था। तो कुछ हिस्सों पर विदेशी ताकतें राज कर रही थी, यानी खास करके ऑस्ट्रिया क्या करती थी कि राज कर रही थी। तो लोगों के मन में एक सवाल था कि क्या हम सब मिलकर के एक देश नहीं बना सकते हैं। तो इटली के एकीकरण में 3 बड़े नेता सामने आए। पहला नेता जिनका नाम था मजनी, दूसरा का नाम था काबूर और तीसरा का ये नाम था। तो ये जो मजनी है ये क्या करते हैं, ये विचार देने वाला था, और ये क्या कि दिमाग से काम करने वाला, और ये क्या है, ये है लड़ कर के जीतने वाला था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मजनी की। तो मजनी ने लोगों को समझाया कि हम सब इटली के लोग हैं, हमें एक होना चाहिए। तो उसने यंग इटली नाम का संगठन बनाया और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। इसका मतलब है कि उसने लोगों के दिमाग में एकीकरण का बीज बोया था। तो अब हम बात करेंगे काबूर की। तो काबूर क्या करता है कि काबूर सर्डिनिया का प्रधानमंत्री था। तो उसने बहुत समझदारी से राजनीति की, उसने फ्रांस से दोस्ती की और फिर मिलकर के ऑस्ट्रिया को हराया। तो इससे उत्तरी इटली आज़ाद हुई और एकीकरण की राह आसान हो गई थी। तो अब हम बात करेंगे गैरीबाल्डी की। तो ये क्या करता है, गैरीबाल्डी एक साहसी सैनिक नेता था। तो उसने अपने सैनिकों के साथ दक्षिण इटली पर कब्जा किया, लेकिन सबसे खास बात इसमें क्या था कि उसने जीते हुए इलाके खुद रखने के बजाय राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया था। तो इससे पूरा इटली एक साथ जुड़ने लग गया था। तो अंत में क्या हुआ कि 1861 में इटली को एक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था और विक्टर इमैनुअल द्वितीय बने इटली के पहले राजा। तो ये पहले राजा बन चुके थे, इनका नाम आपको याद रख लेना। तो अगला सवाल भी आपसे इसी टॉपिक पे पूछा गया, मजनी, काबूर और गैरीबाल्डी से ही पूछा गया। इनका क्या रोल था ये पूछा गया है। तो रोल अभी हम आपको समझा ही रहे थे कि ये क्या क्या प्लान करते हैं, क्या इनका भागीदारी था। तो यहाँ से रीड कर लेना है। जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम आज का जर्मनी जैसा एक देश नहीं था पहले। वहाँ पे 30 से 25 छोटे छोटे राज्य थे। 30 से 35 था, 25 नहीं था, 30 से 35। तो हर राज्य अलग था, अलग अलग राजा था, हर राज्य का अलग अलग नियम था हर जगह पे। लेकिन एक चीज़ सब में समान था। तो क्या समान था, तो उनकी भाषा, संस्कृति और परंपरा समान थी। तो धीरे धीरे लोगों के मन में एक भावना आई। क्या भावना आया कि हम अलग अलग क्यों हैं, हम एक ही देश क्यों नहीं बन सकते। यही भावना को कहा जाता है राष्ट्रवाद, यानी नेशनलिज्म कहा जाता है। तो पहला कारण आपको इसमें याद कर लेना है, राष्ट्रवाद की भावना आई। इसका कहने का मतलब है कि लोग खुद को जर्मन मानने लग गए थे और उन्हें लगा कि एकजुट होकर के ही वे मजबूत बन सकते हैं। यानी दिल से लोग पहले ही एक हो चुके थे, बस देश बनना बाकी था। दूसरा कारण क्या था, आर्थिक एकता। मतलब अब सोचिए कि अगर हर राज्य में अलग टैक्स
नियम होंगे तो व्यापार मुश्किल हो जाएगा। अलग अलग नियम होगा, अलग अलग तरीके का टैक्स लिया जाएगा हर राज्य से, तो क्या हो जाएगा कि व्यापार करना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक संगठन बना जिसका नाम था ज़ोल्फेराइन। तो इसमें कई जर्मन राज्य शामिल हुए। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नाम दिया गया है इसका। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि व्यापार आसान हो गया था और आर्थिक संबंध मजबूत हुआ और राज्यों के बीच दूरी जो था वो कम हो चुका था। इसका मतलब है कि पैसा और व्यापार ने भी लोगों को जोड़ दिया था। अब तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण था प्रसा और बिस्मार्क का नेतृत्व। मतलब अब कहानी में एंट्री होती है सबसे महत्वपूर्ण किरदार की, जिसका नाम था ओटोमन बिस्मार्क। तो वह प्रशिया का प्रधानमंत्री था। वो बहुत ही ज़्यादा चतुर और सख्त नेता था। उसने कहा कि जर्मनी का एकीकरण भाषण से नहीं बल्कि ताकत से होगा। तो उसने क्या किया कि कूटनीति अपनाई और ज़रूरत पड़ने पर युद्ध भी किया। इसका मतलब है कि उसने दिमाग और ताकत दोनों का इस्तेमाल किया था। अब चौथा कारण आपको यहाँ पे याद कर लेना है। चौथा कारण था आपका ऑस्ट्रिया और फ्रांस की कमजोरी। मतलब उस समय दो बड़े देश थे जिसका नाम है ऑस्ट्रिया और फ्रांस, लेकिन दोनों कमज़ोर हो रहे थे। बिस्मार्क ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और एक एक करके उन्हें हराया और जर्मनी राज्य को अपने साथ जोड़ लिया था। तो अंत में क्या हुआ कि इन सभी कारण की वजह से ही राष्ट्रवाद, आर्थिक एकता और बिस्मार्क का नेतृत्व और दुश्मनों की कमजोरी के कारण 1871 में जर्मनी एक राष्ट्रवाद बन चुका था। तो ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये सब पूछा जाता है। अगला सवाल भी इटली के बारे में ही पूछा गया है। तो इटली तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ से रीड कर लेना है। अगला सवाल जर्मनी और इटली की तुलना करना है आपको। तो ये दोनों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, इसको भी आप रीड कर लीजिए। इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधा आई वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, तो हम आपको बता। जब इटली के लोग एक देश बनना चाहते थे तब रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उनके सामने कई बड़ी बड़ी समस्या खड़ी थी। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी राजनीतिक विभाजन। मतलब इसका कहने का है कि इटली एक देश नहीं था, वह कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो हर राज्य का अपना राजा था, अपनी सेना थी, अपनी हित थी, अपना रूल था। मतलब कोई भी आसानी से अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता था। इसका मतलब है कि सबको एक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। दूसरा पॉइंट, विदेशी नियंत्रण। मतलब ऑस्ट्रिया का दबदबा था उस टाइम में। तो इटली के उत्तरी हिस्सों पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली एकजुट हो जाए क्योंकि इससे उसकी ताकत कम हो जाती। इसीलिए बाहर से भी एक बड़ा दुश्मन था। तीसरा पॉइंट आपको याद कर लेना है कि लोगों में एकता की कमी थी। मतलब इटली के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषा था, अलग संस्कृति था, अलग आर्थिक स्थिति था। तो लोग खुद को पहले अपने क्षेत्र में जोड़ते थे और पूरी इटली एक देश है ये भावना कमज़ोर थी। तो लोगों के मन में ऐसा था ही नहीं कि पूरा इटली एक देश है, बल्कि लोग क्या करते थे कि अपने ही जगह से लोग सबसे पहले अपने आप को ही जोड़ते थे। यानी दिल से एकता पूरी तरह नहीं बनी हुई थी। 3 पॉइंट हो चुका। चौथा पॉइंट आपको याद कर लेना है, पोप का। तो पोप की विरोध शुरू हो जाती है। मतलब इटली के बीच एक क्षेत्र था जिसका नाम था रोम, जहाँ पे पोप का शासन था। तो पोप नहीं चाहते थे कि उनका क्षेत्र किसी और के अधीन जाए, इसीलिए धार्मिक शक्ति भी एकीकरण के खिलाफ थी। 5वां पॉइंट आपको यहाँ पे याद कर लेना है कि अलग अलग हितों का टकराव हुआ। मतलब हर राज्य और नेता ने सबका अपना अपना लक्ष्य था, तो सबका तरीका भी अलग अलग था। इससे कई बार आपस में मतभेद भी
हो जाता था, यानी एक ही लक्ष्य तो ये होने के पार्ट 1 बावजूद क्लास था, क्योंकि अगर हम पूरा एक ही बार लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी देर आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम पार्ट 1 में ही रखते हैं। अगला क्लास थोड़े देर में ही हम आपको करवाते हैं, तुरंत हम करवा दे रहे हैं अगला क्लास भी। तो इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 से पूरा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम। तो आई होप आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। सारा क्वेश्चन हम वहाँ पे अभी तुरंत ही हम आपका कंप्लीट करवाते हैं, यूनिट 3 से लेकर के यूनिट 5 तक। तब तक के लिए इतना आप सब पढ़िए। तो बेस्ट ऑफ लक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है थोड़ा सा।